यह मामला शायद उन सबसे बदनाम मामलों में से एक है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त पूरा देश बहुत गुस्से में था और जिन लड़कों को लोग अपराधी समझते थे उनके फोटो हर जगह बिना किसी फिल्टर के लगाए जा रहे थे, जिससे एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। इस घटना की शुरुआत मिडांग गैंग रेप केस जून 2003 में एक 14 साल की लड़की, जिसे जनता में केवल ट्रे के नाम से जाना जाता था, साउथ कोरिया के साउथ क्योंगसांग इलाके के उरान शहर में रहती थी। वो एक हाई स्कूल के लड़के से ऑनलाइन मिली जिसका निक नेम पाक था। वे कुछ समय तक बात करते रहे और जनवरी 2004 में पाक ने उसे अपने घर बुलाया। शायद वो लड़के के बारे में जिज्ञासु थी, इसलिए उसने उससे मिलने का फैसला किया। जब वो उस जगह पहुंची जहां पाक ने उसे बुलाया था, उसने पीछे से लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गई। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 11 और लड़के थे जो मंग के गैंग मेंबर थे, जो इलाके में बाकी लड़कों से लड़ाई और पैसे लूटने के लिए बदनाम था। उन 12 लड़कों ने बेहोश ट्रे को पास के एक मोटल में खींच लिया और वहां एक एक करके उसका रेप किया। उन्होंने इस पूरे घटना को एक कैमकॉर्डर और फोन से रिकॉर्ड किया। ट्रे पूरी तरह से असहाय थी। उन लड़कों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उस वीडियो को इंटरनेट पर फैला देंगे। डर के मारे वह किसी को कुछ नहीं बता पाई और यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। उसके साथ खुले मैदानों और टेनिस कोर्ट्स में भी रेप किया गया और सिर्फ मजे के लिए उसे बेरहमी से पीटा भी जाता था। यह भी बताया जाता है कि उस लड़की को कई अलग अलग चीजों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट और अब्यूज किया जाता था। पुलिस के मुताबिक उसके साथ 3 से 24 हाई स्कूल के लड़कों द्वारा करीब 10 बार गैंग रेप किया गया था और 1 साल के दौरान कम से कम 44 लड़के इस जघन्य अपराध में शामिल थे। लड़की को अपने 13 साल के भाई को लाने के लिए भी मजबूर किया गया था। बहन और 16 साल का चचेरा भाई मिडांग थे, जहां उन पर हमला किया गया। बाद में पता चला कि अपराधियों ने उनके बलात्कार के वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे। इस गरीब लड़की को कोई क्यों नहीं बचा सका? उसका पिता शराबी था और अक्सर उसे मारता था। उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह घर में थी, सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जिसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वही उसे रोज पीटता था। उसने नींद की बड़ी मात्रा में गोलियां खा ली, लेकिन वो अस्पताल में जिंदा बच गई। डॉक्टर को उसके शरीर पर चोटों और निशानों पर शक हुआ और उसने उसका मेडिकल परीक्षण किया, जिससे पता चला कि पिछले साल उसके साथ क्या हुआ। 25 नवंबर 2004 को उसकी चाची ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि वो अकेली शिकार नहीं थी। कम से कम 5 और लड़कियां थीं जिन्हें उस गिरोह के सदस्यों ने बलात्कार का शिकार बनाया था। अगर अपराधियों को जेल की सजा मिल जाती तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें और भी खराब हो गईं। इन बलात्कारों ने व्यापक गुस्सा पैदा कर दिया, जैसा कि बाद में जांच अधिकारियों के साथ पुलिस का व्यवहार भी सामने आया। कहा गया कि पीड़ितों ने शहर की इज्जत को बर्बाद कर दिया है और उनकी पहचान की जानकारी मीडिया को लीक कर दी गई। ट्रे की पहचान उजागर होने पर उसे अपराधियों और उनके माता पिता द्वारा ब्लैकमेल किया जाने लगा। जब ट्रे ने पुलिस से कहा कि वह पुमाठिया का एक महिला अधिकारी से पूछताछ करना चाहती है, तो उसे भी मना कर दिया गया। कहा जाता है कि पुरुष अधिकारी ने पीड़िता से पूछा कि क्या वही थी जिसने लड़कों को फुसलाया था। उसे जांच के दौरान अपराधियों के साथ एक ही कमरे में रखा गया था और पुलिस ने हर लड़के से पूछा कि क्या उन्होंने उसे अपनी मौजूदगी में अंदर डाल दिया था। पुलिस पीड़ितों के साथ इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? यह बिल्कुल शर्मनाक है। सोचिए, इस युवा लड़की ने इन लोगों द्वारा कितनी अपमानित महसूस किया होगा, यहां तक कि उसके अपने पिता ने भी। इस बात के बावजूद कि वह एक पीड़िता थी और समाज को उसे बुरे लोगों से बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वह शारीरिक रूप से बहुत खराब स्थिति में थी और उसे लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा क्योंकि उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा था। वह मानसिक रूप से भी अस्थिर थी और उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
ट्रे को बाद में एक बंद मनोरोग वार्ड में भेज दिया गया। जब वह वहां थी, उसके पिता ने उसे अपराधी के माता पिता के साथ 50 मिलियन के समझौते पर सहमत होने के लिए मजबूर करने के लिए उससे मुलाकात की। उसे मामले की रीठ मुफा अपका दी थी। सजा में नरमी की मांग करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया। उसके पिता और करीबी रिश्तेदारों ने सभी समझौते की राशि ले ली और उसके चिकित्सा उपचार के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च किया। उसने स्कूल लौटने और अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्कूल बलात्कार पीड़िता को स्वीकार नहीं करता था। अंत में वह एक स्कूल में दाखिल हो गई, लेकिन बाद में उसे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि अपराधी के माता पिता हर दिन उसके स्कूल में आकर पैरोल के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते थे। उन 44 लड़कों का क्या हुआ जो इस मामले में शामिल थे? अभियोजक ने अधिकांश आरोपियों को किशोर न्यायालय में भेज दिया या आरोप हटा लिए। केवल 10 पर पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। अभियोजकों ने अपराधियों की कम उम्र का हवाला देते हुए 3 साल की परिवीक्षा के साथ 2 से 4 साल की कैद की मांग की। इसके अलावा कुछ पहले ही कॉलेज में भर्ती हो चुके थे या नौकरी पर रखे जा चुके थे। न्यायाधीशों ने इन 10 के खिलाफ भी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें किशोर न्यायालय में भेज दिया क्योंकि पिता ने समझौता राशि ले ली थी। 13 अपराधियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अंततः केवल 5 संदिग्धों को किशोर हिरासत केंद्र भेजा गया और किसी को भी आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं ठहराया गया। इस तरह यह मामला समाप्त हुआ। खैर, इसमें बहुत कुछ है। इस मामले को घटित हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं और कोरिया में चीजें बेहतर के लिए बहुत बदल गई हैं। लेकिन फिर भी हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल सेक्स अपराध मामलों ने लोगों में गुस्सा पैदा किया है। सजा और किशोर अपराधों में नरमी बढ़ रही है।